Hello everyone, today we will start the next chapter which is forest. Forest जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से आया है. लैटिन लैंग्वेज में फॉरेस्ट का मतलब होता है आउटसाइड द डोर. आउटसाइड द डोर मीन्स द एरिया विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन सेटलमेंट्स. ठीक है. और जहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड है, बहुत ह्यूज ग्रोथ है ट्रीज़ की, उस एरिया को हम बोल देते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इनकी इम्पोर्टेंस दिखाते हुए गौतम बुद्ध ने कुछ लाइंस कही थी कि फॉरेस्ट इज़ ए पेकुलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस that makes no demands for its sustenance and extends generously the products of its activity. It affords protection to all living beings, offering shade even to the X-men who destroy it. मीन्स ये अनलिमिटेड काइंडनेस का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने प्रोडक्ट्स सबको देता है, इवन उस लकड़हारे को भी दे रहा है जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको ख़त्म कर रहा है, उसको भी ये अपने प्रोडक्ट दे रहा है, उसको भी अपना फ़ायदा दे रहा है. उसके बाद है डेफिनेशन फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट की डेफिनेशन एक डिक्शनरी डेफिनेशन है, लीगल डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक डेफिनेशन है. फर्स्ट है फॉरेस्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. फॉरेस्ट इज़ एन एरिया विच इज़ सेट असाइड फॉर टिम्बर, क्लाइमेटिक एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस. Legal definition says forest is an area which is proclaimed to be reserved and protected under law. Then ecological definition says forest is an area of self-sustaining community comprising of trees, woody shrubs, herbs, parasites, saprophytes, animals, decomposers, etc. FAO definition says forest is a land with tree crown cover of more than 10% and area of more than 0.5 हेक्टेयर. मतलब जिसका एक एरिया है 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ उगे हुए हैं, क्राउन कवर 10% से ज़्यादा है, तब हम उसको बोल देते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जो है 90% टेरेस्ट्रियल बायोमास जो है वो फॉरेस्ट ही है. ठीक है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं टोटल, उनके 90% जो है दैट इज़ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट 40% कवर करते हैं लैंड को, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ये कहा जाता है कि 33% एरिया जो है वो कवर होना चाहिए हर एक कंट्री का फॉरेस्ट से. फॉरेस्ट ग्रो होने के बाद 5 मीटर्स की हाइट तक इनको ग्रो करवाना चाहिए. देन प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज़. क्यों की जाती है प्लांटेशन? ताकि प्लांटेशन से क्या हो, प्लांटेशन में ऐसे ट्रीज़ उगाए जाते हैं जो जहाँ से वुड प्रोड्यूस होती है. ठीक है. ताकि हमारी जो वुड की ज़रूरतें हैं, ये जो हम ट्रीज़ उगा रहे हैं, इन्हीं से पूरा हो जाए और फॉरेस्ट काटने की नौबत ना आए. ठीक है. तो प्लांटेशंस की जाती हैं. फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं, ताकि हमारा प्लांटेशन इसलिए की जाती है कि हमारी कंट्री का ग्रीन गोल्ड सेव हो जाए. फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ. तो इनको बचाने के लिए लार्ज स्केल पे प्लांटेशंस की जाती है. देखिए, प्लांटेशंस के अंदर एफॉरेस्टेशन भी आती है और रिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है. एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि एक एरिया है बिल्कुल खाली है, वहाँ पे किसी तरह के ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे दोबारा से नए सिरे से ट्रीज़ उगाना और वो उस एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना इज़ एफॉरेस्टेशन. और रिफॉरेस्टेशन मीन्स कि एक एरिया है, वहाँ पे पहले कभी फॉरेस्ट होता था, अब ख़त्म हो गया, वहाँ पे प्लांटेशंस करके नए सिरे से ट्रीज़ उगाना, दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन. ठीक है. प्लांटेशंस के अंदर हम इस तरह के ट्रीज़ उगाते हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग हो, फटाफट से ग्रो हो जाए. ठीक है. ज़्यादातर कॉनिफर्स उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं, कॉफ़ी, टबैको, शुगर केन, सीसल, सम ऑयल सीड्स, रबर ट्रीज़, इस तरह के ट्रीज़ प्लांटेशन के अंदर उगाए जाते हैं. और कुछ ट्रीज़ हैं जैसे लौंग है, लौंग, क्लोवर की वैरायटीज़, या पीज़ उगाना, फॉरेज क्रेप्स जैसे झाड़ियाँ से उगा देना, उसको प्लांटेशन नहीं कहेंगे.
ठीक है, मतलब प्लांटेशन के अंदर मेनली ट्रीज उगाते हैं वुड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को हम प्लांटेशन कहते हैं। देन इज़ वुडलैंड। वुडलैंड क्या है, एक ऐसा एरिया है जहाँ ट्रीज़ होते हैं बट द ट्रीज़ आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, ट्रीज़ थोड़े थोड़े दूरी पर होते हैं, ओपन कैनोपी होती है, यानी कि एक तो हो गया जैसे ट्रीज़ हैं वो पास पास उगे हुए हैं, और ये ट्रीज़ की जो ऊपर से सनलाइट नीचे तक आ ही नहीं रही, इतने क्लोज हैं, इसको तो बोल देते हैं क्लोज्ड कैनोपी। और एक है कि ये ट्रीज़ जो हैं वो दूर दूर तक हैं, ऊपर से सनलाइट नीचे आ रही है, देन वी से इट एज एन ओपन कैनोपी। जो ओपन कैनोपी की लैंड है उसको हम बोल देते हैं वुडलैंड। देन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एस्टेब्लिशमेंट, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। सिल्वीकल्चर भी एक ब्रांच है फॉरेस्ट्री की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स की कल्टीवेशन और ब्रीडिंग करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है उसमें क्रॉप प्लांट्स उगाते हैं, सिल्वीकल्चर के अंदर फॉरेस्ट प्लांट्स उगाते हैं, ट्रीज उगाते हैं। फिर इंडियन फॉरेस्ट कवर का डाटा है। इंडियन फॉरेस्ट कवर का डाटा क्या कहता है कि इंडिया के अंदर 45,000 स्पीशीज़ हैं ट्रीज, शर्ब्स, और जिसमें से 7,500 जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की हैं, 60,000 स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 23.27% टोटल लैंड है इंडिया की वो फॉरेस्ट एरिया है, और जिसमें से 12.67% तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, जहाँ पे बिल्कुल भी हंटिंग और ट्रीज़ को काटना बैन होता है और कोई जा भी नहीं सकता है। 6.9% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं कि जहाँ यहाँ भी हंटिंग और फॉरेस्ट को काटना बैन होता है, लेकिन लोग यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, बाकी के जो फॉरेस्ट रह गए वो होते हैं 3.814%। सैटेलाइट डाटा क्या कहता है कि 19.45% इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर है, जबकि एक्चुअल सर्वे कहता है कि ओनली 11.73% लैंड इंडिया के अंदर फॉरेस्टेड है। तो यहाँ इस डाटा से पता चलता है कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है, होना कितना चाहिए, 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% का होना चाहिए, और इंडिया का फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, तो इसीलिए प्लांटेशंस की जा रही हैं इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करने के लिए। फॉरेस्ट फैक्ट्स क्या कहते हैं कि एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो इंडिया के अंदर है वो 2.3% है, और रीफॉरेस्टेशन ओनली 0.22% है। सो इंडिया इज़ लॉसिंग फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। 2% हर एक साल में इंडिया के अंदर फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज़ 320 मेगा हेक्टेयर। Out of this, degraded land is 174 mega hectare, and wood production in forest per annum is 48 mm³, and wood removal for fire alone per annum is 235 cubic millimeters. So यहाँ से पता चल रहा है कि इंडिया की वुड की ज़रूरतों के लिए क्या हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, देखिए मेनली 4 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल एंड कॉनिफरस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के पास ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस 20 to 25 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है, और एवरेज जो है 2000 मिलीमीटर तक एवरेज यहाँ पे रेनफॉल होती है। सॉयल न्यूट्रिएंट पुअर है, एसिडिक है, कैनोपी मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं, छोटे ट्रीज़ भी यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े 25 to 35 मीटर टॉल ट्रीज़ भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, और छोटे शर्ब्स, हर्ब्स भी मिलेंगे यहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं आगे 4 टाइप्स के हैं। एवरग्रीन, जिनकी लीव्स हमेशा
ग्रीन रहती हैं, शेड नहीं करते जो लीव्स को। सीजनल फॉरेस्ट शॉर्ट ड्राई पीरियड होता है, वेट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं। सेमी एवरग्रीन लॉन्ग ड्राई सीजन होता है, और मोस्ट या ड्राई सीडियस फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत लॉन्ग इनका ड्राई सीजन रहता है। टेम्परेट नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। थोड़ा कम टेम्परेचर हो जहाँ पे -30 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रेनफॉल भी कम है, 75 to 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है, ठीक है। सॉइल फर्टाइल है इस जगह पे, और यहाँ पे भी जो कैनोपी है इस तरह की होती है कि लाइट ज़मीन तक पेनिट्रेट हो जाती है। जहाँ यहाँ पे जो फ्लोरा पाए जाते हैं, यहाँ पे जो फ्लोरा पाए जाते हैं, ओक, हिकरी, बीच, हेमहोक, मैपल, बेसवुड, कॉटनवुड जैसे यहाँ पे ट्रीज़ पाए जाते हैं। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट 3 तरह के हैं आगे, मॉइस्ट, कॉनिफर एंड एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट होते हैं, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। ब्रॉड लीव्ड ये एवरग्रीन होंगे, चौड़ी पत्ती वाले ट्रीज़ होंगे। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है ये विंटर्स में, जहाँ पे बहुत लॉन्ग विंटर्स रहती हैं, लेस देन 1000 mm पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती है, तो उस रीजन के अंदर ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं। और कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं, कॉनिकल लीव्स, कॉनिकल शेप के होते हैं, कोन जैसी शेप के होते हैं, जहाँ पे माइल्ड विंटर्स हैं, विंटर्स थोड़ी होती हैं, और एनुअल प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, 2000 mm से ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। फिर आते हैं बोरियल या टैगा फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट जो हैं सबसे बड़े फॉरेस्ट हैं, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम हैं, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। यहाँ ये ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे सीजन्स डिवाइडेड होते हैं समर्स में और विंटर्स में। समर्स यहाँ पे शॉर्ट होती हैं, और विंटर्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं। ऐसे जगह पे ये बोरियल या टैगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेचर बहुत कम रहता है, रेनफॉल 40 to 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होती है। सॉइल न्यूट्रिएंट प्योर होती है। ज़्यादातर यहाँ पे नीडल लाइक लीव्स जैसे पतली पतली लीव्स वाले प्लांट्स जैसे पाइन्स, फर्स, स्प्रूस, इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आता है कॉनिफरस फॉरेस्ट। कोल्ड विंडी रीजन्स के अंदर पोल्स के पास जो है वो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं। कॉनिकल ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगे, एवरग्रीन भी मिलेंगे, और यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज़ भी मिलेंगे। फिर आती हैं इंडिया की, ये तो हो गए 4 तरह के फॉरेस्ट जो वर्ल्ड के अंदर हैं। फिर है इंडिया के अंदर किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। इंडिया में 7 तरह की वेजिटेशन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन जो है वो इंडिया में ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, वेस्टर्न घाट के अंदर, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, उड़ीसा, यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे महोगनी, रोजवुड, एबनी जैसे ट्रीज़ जो है वो पाए जाते हैं इन रीजन्स के अंदर। इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, पेनिसुलर प्लेटू के अंदर वेस्टर्न जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। इंडिया में थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, कांटे जैसे ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे ड्राई है, जैसे राजस्थान है, रेनफॉल कम होती है जहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये जो वेजिटेशन पाई जाती है। कुछ हिस्से पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टाइडल वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है, जैसे सुंदरबंस हैं। टाइड्स क्या होती हैं? टाइडल वेजिटेशन होती है जो समुद्र के पास वाले एरियाज़ के अंदर वेजिटेशन होती है, ठीक है, मतलब ऐसी गिल्ली मिट्टी होती है बिल्कुल ही वहाँ पे, तो वहाँ पे जिस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है वो टाइडल वेजिटेशन होती है। और जहाँ पे ट्रीज़ हो, यहाँ पे होते हैं मैनग्रोव ट्रीज़। मैनग्रोव ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि इनकी हैंगिंग रूट्स जो है वो ऐसे हवा में लटकती होती हैं, ठीक है। हैंगिंग रूट्स वाले ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं टाइडल वेजिटेशन में, क्योंकि क्या होता है कि ये जो रूट्स हैं, इन यहाँ पे सारा पानी है और सॉइल है, सॉइल के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं है। अब ये इस प्लांट को एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट इन हैंगिंग रूट्स से पूरी होती है, ठीक है। फिर आती है
ग्रासलैंड्स, ग्रासेस होती हैं इनमें ज़्यादातर, और ये हाई ऑल्टीट्यूड्स हिमालयन रीजन के अंदर पाई जाती हैं ग्रासलैंड्स। अल्पाइन वेजिटेशन, जहाँ पे 3600 मीटर की हाइट पे अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें पाइन, सिल्वर, फल, जूनिपर जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के यूजेस, फॉरेस्ट इज़ द फोस्टर मदर ऑफ मैनकाइंड। फॉरेस्ट की फुल फॉर्म से इसकी जो है यूजेस पता चलते हैं। एफ मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग अस 5F, फ्यूल, फॉडर, फाइबर, फर्टिलाइजर एंड फायर। O means it is generating oxygen for us. R means it is removing pollutants. E means energy generating. S means soil conservation. T means temperature regulation, and S means it is sustaining biodiversity. Threat to forest is overgrazing, excessive removal of fuel, wood, timber, encroachment करना, फॉरेस्ट को काट के उस पर कुछ और बना लेना, अनसाइंटिफिक कल्टीवेशन, पुअर फॉरेस्ट अपकीप, ये थ्रेट्स हैं फॉरेस्ट के लिए। फिर है इंडिया के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स आए थे। इंडिया में 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, जिसमें विलेज फॉरेस्ट बनाने की बात कही गई थी, ठीक है, कि विलेज के एरियाज़ के अंदर फॉरेस्ट जो है वो बनाएंगे और डेवलप करेंगे। वन पंचायत एक्ट आया 1931 के अंदर, और इन्होंने क्या किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जो गांवों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है पंचायत, तो उनको काम दिया फॉरेस्ट की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। उन्होंने डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज़ को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट थे उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई गई कि फॉरेस्ट को कवर किया जाए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड और नेशनल फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल भी काटना इनको अलाउड नहीं था। विलेज फॉरेस्ट है, इनकी मैनेजमेंट का काम पंचायत को दिया गया था। ट्री लैंड को जो है वुड की ज़रूरतों के लिए यूज़ किया जाता था। फिर आया नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 ने। इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था सोशल फॉरेस्ट्री का, कि सोसाइटी की जो खाली पड़ी लैंड है वहाँ पे ट्रीज़ उगा दिए जाए, ताकि सोसाइटी अपनी वुड की ज़रूरतों को वहीं से पूरी कर ले और जंगलों को काटने की नौबत ना आए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 के अंदर। इन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन का आइडिया दिया था, और ये कहा गया था कि हमने अचीव करना है टारगेट कि 33% एरिया हमारी कंट्री का फॉरेस्ट से कवर हो। फिर आया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990 में। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जहाँ पे लोकल पीपल की हेल्प से फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम किया गया था। फिर आया वन महोत्सव। वन महोत्सव बनाया जाता है इंडिया के अंदर जुलाई और फरवरी एवरी ईयर, और इसका जो मेन फोकस होता है एफॉरेस्टेशन करना और रीफॉरेस्टेशन करना। फिर हमने अभी बात की थी सोशल फॉरेस्ट्री की, जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1976 के अंदर जिसकी बात की थी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सोशल फॉरेस्ट्री का, कि फ्यूल वुड सप्लाई करना, ताकि काउ डंग की जगह फ्यूल वुड जो है वो यूज़ करें, और टिम्बर और फॉडर सप्लाई करना, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अगेंस्ट विंड्स, ताकि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको हवा से नुकसान ना हो, हवा से भी काफ़ी तेज़ हवा चले तो जो फसलें हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रीज़ उगाए जाते थे खेतों के चारों तरफ। फिर रिक्रिएशनल नीड्स, देन improve the environment for protecting agriculture from adverse climatic effects. सोशल फॉरेस्ट्री 5 तरह की है। फार्म फॉरेस्ट्री में फार्मर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने खेतों में ट्रीज़ लगाएं, क्रॉप। और सेकंड है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी लैंड जो खाली पड़ी हुई है, ठीक है,
वहाँ पे ट्रीज उगाना, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में दोनों चीज़ें करते हैं, क्रॉप भी उगाते हैं और साथ में फॉरेस्ट्रीज भी, लाइंस में जैसे ट्रीज उगा दिए उसके साथ साथ क्रॉप उगा दी। अर्बन फॉरेस्ट्री है, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में खाली पड़ी लैंड है, जैसे पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पे ट्रीज़ उगाना। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री मींस रोड्स की साइड पे, रेलवे लाइंस के, कैनाल्स के साइड पे ट्रीज़ उगाना, दैट इज़ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। फिर आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हम सब जानते हैं 1970s और 80s के अंदर हिमालयन रीजन में चली थी। रैनी विलेज था वहाँ पे, भगीरथी के किनारे, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे ये चला था प्रोग्राम। वहाँ पे वुमेन लीडर थी गौरी देवी, उनकी लीडरशिप में वुमेन ने ट्रीज़ के साथ हग करके उनको बचाया था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से के कटने से। के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे उस जंगल को काटने के लिए, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ दे हग्ड विद द ट्रीज़ एंड दे सेव्ड देम फ्रॉम कटिंग। तो ये जो मूवमेंट थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अवेयर थे कि ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो एरिया था ये भगीरथी रिवर के किनारे पे था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे, तो फ्लड से नुकसान होता था। अब उनको पता था, लेडीज़ को भी पता था कि अगर ये नहीं रहेंगे तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने बचाया था। फिर इस लीवर मूवमेंट को जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया वो थे मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। उन्होंने एक लोकल लीडर चांदी प्रसाद भट्ट की हेल्प से उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, टिल इंटरनेशनल लेवल तक इस मूवमेंट को पॉपुलराइज़ किया था। इस मूवमेंट का मेन एम था कि वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस 5F। टोटली नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, गांधीयन थॉट के बेस पे नॉन वायलेंस के मूवमेंट थी। वॉलंटरीली पार्टिसिपेशन था लोगों का, कि लोग अपने आप आ रहे थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मूवमेंट में को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी मूवमेंट के बेसिस पे कर्नाटका में 8 सितंबर 1983 को एक और मूवमेंट चली थी, एपिको मूवमेंट। यहाँ पे किलैज फॉरेस्ट था, कर्नाटका के अंदर किलैज फॉरेस्ट था, उसमें 150 मैन एंड वुमेन इन्होंने मार्च पास्ट किया और वही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से कटने से बचाया था। इस मूवमेंट का मेन एम था कि वी शुड कंजर्व प्लांट्स, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, वी शुड रैशनली यूज़ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उलीसो, बेलेसु, बालासु। उलीसो मीन्स कंजर्वेशन, बेलेसु मीन्स प्लांटेशन, बालासु मीन्स rational use of the forest resources should be there. So this is all about the chapter forest.